नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं ग्रुप डी के लिए दोस्त ये साइंस। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी जो चल रही है वो साइंस से फिजिक्स चल रही है, फिजिक्स में वो भी टॉपिक वाइज चल रही है। तो ऐसे प्रश्न फिजिक्स से लेकर के आते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज वैसे ही प्रश्नों का हम क्या किया है, टॉपिक वाइज जो है लेकर के आए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो इसमें देखिए आपका टॉपिक कौन सा है, ये प्रत्यास्था है, पृष्ठ तनाव है और द्रवों का प्रवाह और उत्प्लावन बल। इस सभी से जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और आने की संभावना भी है। तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के बने रहिएगा। और जो लोग नए होंगे दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं कि जितने भी प्रश्न लेकर के आए हैं उसको एक एक करके हम क्या करते हैं दोस्त, डिस्कस करते चलते हैं। ये आज 36वां दिन है, 35 हमने क्या किया है, 35 दिन के पढ़ा दिए हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो उसका भी अब वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाकर के उसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, और मिस मत कीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, शुरू करते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं। देखिएगा इसमें पहला जो है आपका टॉपिक जो है ये प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी से है। तो इलास्टिसिटी के बारे में थोड़ा सा आपको पता ही होगा या पढ़े होइएगा। इलास्टिसिटी क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर अगर आप फोर्स लगाइएगा या बल लगाइएगा तो वो क्या होता है कि उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। अब उसके बाद जो है बल उस पर से हटाइएगा तो वो क्या होता है कि फिर अपने ही जो मूल अवस्था होती है, उसका मूल जो साइज होता है उसमें वो आ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि रबड़ हो गया, रबड़ को खींच लीजिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, फिर वो अपने पोजीशन में आ जाएगा, फिर अपने साइज में ही आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है कि इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी में भी क्या होता है कि इलास्टिसिटी का बहुत जगह उपयोग भी होता है, इसका डिमांड भी है। खैर इसके बारे में पढ़ना ही है, तो देख लेते हैं इसमें जो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या पूछे गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जो आपका ग्रुप डी के एग्जाम में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है इसमें कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। आकार में जो बदलाव होता है और उसमें जो बदलाव के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं दोस्त। उस ऊर्जा को जो कहा जाता है वो आपका कहा जाता है प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये कहा जाता है प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है अगर गद्दे पर जाकर के बैठ रहे हैं तो गद्दे का क्या होता है कि साइज जो है थोड़ा सा फैल जाता है या धंस जाता है, तो उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा पहले से संचित होती रहती है। ठीक है, जैसे गद्दे पर सोचिएगा, गद्दा क्या होता है कि अपना साइज पकड़ लेता है, फिर अपने साइज में आ जाता है। ठीक है, तो वो किस वजह से आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो इस वजह से होती है और वो फैला, अब फिर उस पोजीशन में आ गया, वो उसका क्या हो गया कि प्रत्यास्था हो गया। तो ये चीजें हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर। देखिए अब अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है, ये भी ग्रुप डी के एग्जाम में जो है ये पूछा जा चुका है 2018 में। ये क्वेश्चन कहता है कि जब आप कॉइल या स्प्रिंग को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। ठीक है, कंप्रेस करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि कंप्रेस करने के बाद उसमें कहता है कि प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, शून्य होगी, क्या होगी। देखिए सीधी सी बात है कि इसमें दे दिया कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जैसे ही आप कंप्रेस कीजिए, कंप्रेस मतलब कि उसको दबाइएगा, तो स्प्रिंग क्या होगा कि उसका साइज छोटा होता चला जाएगा। और जैसे जितना ज्यादा उस पर कंप्रेस कीजिएगा, जितना दाब बढ़ाइएगा उतना वो छोटा होता जाएगा, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो स्टोर होते चला जाता है। मतलब कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है उसमें संचित होती चली जाती है। ठीक है, तो उसका स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा कि बढ़ेगा। और जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर रहता है उसमें वो क्या होता है कि रिलीज हो जाती है और उसको क्या करता है कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सिर्फ हमको ये पूछा जा रहा है कि प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो उसका मान क्या होगा कि बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा। जैसे कि बता देते हैं, आप देख लीजिएगा, ये आपका स्प्रिंग हो गया। ठीक है, तो ये क्या है कि ये फैला हुआ है, जब इसी को कंप्रेस कीजिएगा, जब यहाँ पे कंप्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिसिटी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये बढ़ जाती है। क्या होती है, ये बढ़ जाती है। जैसे इसको हम छोड़ेंगे ये अपने पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है कि इलास्टिसिटी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा ये चीजें। ठीक है, तो एनर्जी इसमें स्टोर होती है, जितना ज्यादा कंप्रेस कीजिए उतना ज्यादा क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इसमें स्टोर होती चली जाती है। और जैसे छोड़िएगा ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है ये। अगला देखिए, कहता है कि बिना भंजक यानी कि ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता जो होती है वो क्या कहलाती है। देखिए बिना भंजन यानी कि ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृति। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या है कि ये ब्रेकिंग मतलब कि उसको तोड़ना होता है। ठीक है, भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता क्या कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए
वो योग्यता जो है होता है वो आपका सुघट्यपन कहलाता है। सुघट्यपन मतलब होता क्या है, थोड़ा सा हिंदी नहीं समझ पाइएगा, ये प्लास्टिसिटी होता है। क्या होता है? प्लास्टिसिटी इसको बोलते हैं। तो ये प्लास्टिसिटी होता है। जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये लकड़ी हो गया, सिंपल सी बात जान लीजिए, ये लकड़ी हो गया। इस लकड़ी को क्या कीजिए कि आप टुकड़ों में बांट दीजिए। ये लकड़ी को क्या कीजिए कि टुकड़ों में बांट दीजिए। टुकड़ों में बांटने के बाद क्या होगा कि ये लकड़ी जो है ये क्या पहले वाली पोजीशन में आ सकती है? नहीं आएगी। ये रबर नहीं है जो इसको हम टान देंगे तो ये पहले वाली अपनी पोजीशन में आ जाएगी या अपना शेप ले लेगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि ब्रेकिंग कहते हैं। तो इसको जब तोड़ते हैं ये क्या होता है कि अपने पोजीशन में नहीं आती है, तो यही इसका क्या कहलाता है कि प्लास्टिसिटी कहलाता है, इलास्टिसिटी नहीं। इलास्टिसिटी अगर होता तो ये क्या होता है कि पहले वाले जो है रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये पहले वाली पोजीशन में, अपने रूप में, अपने साइज में क्या होता है कि कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो ये प्लास्टिसिटी इसका होता है यानी कि सुघट्यपन होता है। जिसको ध्यान रखना है, जेई के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है 2014 के एग्जाम में। ठीक है, 2014 के जेई में पूछा जा चुका है ये। तो ये चीजें है। नेक्स्ट देखिएगा, ये दे दिया है कि पूर्णतः प्रत्यास्था वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है। देखिए पूर्ण रूप से कहा जा रहा है, ध्यान रखना है ये चीजों को, इसको ध्यान में रखिएगा कि पूर्णतः प्रत्यास्था वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक जो होता है, कोफिशिएंट जो होता है, वो कितना होता है। देखिए सीधा से बात जान लीजिए कि इलास्टिसिटी जो होता है अगर 0 के बराबर होता है तो उसमें प्रत्यास्था नहीं होता है। मतलब कि इलास्टिसिटी अगर मान लीजिए कि अगर खींच दिए, खींचने के बाद फिर वो अपने रूप में नहीं आई, तो उसका क्या होगा कि इलास्टिसिटी जो होगा वो 0 होगा, तो वो अप्रत्यास्था होगा, अप्रत्यास्था कहलाएगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी नहीं होगी। अगर मान लीजिए कि इलास्टिसिटी जो होती है अगर ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इलास्टिसिटी अगर 1 से कम है, क्या है? इलास्टिसिटी 1 से कम है। इस कंडीशन में जान लीजिए कि ये वास्तविक जो होता है, वास्तविक प्रत्यास्था कहलाता है। ये वास्तविक प्रत्यास्था इसका कहलाता है। ये कंडीशन याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपको ये पूछे जाते हैं। तीसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि इलास्टिसिटी अगर मान लीजिए कि 0 नहीं 1 के बराबर अगर हो, इलास्टिसिटी अगर 1 के बराबर होता है तो उसका कोफिशिएंट जो होता है अगर 1 के बराबर हो तो ये पूर्णतः होता है, ये पूर्णतः प्रत्यास्था होता है। ध्यान रखना है ये चीजें। और पूर्णतः प्रत्यास्था के बारे में ही पूछा जा रहा है, तो इसमें इलास्टिसिटी का मान कोफिशिएंट जो होगा, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा। तो ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी जेई के एग्जाम में 2014 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, और ये इलास्टिसिटी से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जितने भी पूछे जाते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे भी पढ़ना जरूरी ही है। देखिए अगला ये आपका है कि पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन है, कैपिलरी है, तो इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके बारे में भी जो है पूछे जाते हैं। ये कैपिलरी जो होता है, ये चीजें जान लीजिए कि पृष्ठ तनाव जो आपका, हम जैसे कि बताते हैं कि पानी का बूंद जो होता है वो क्या होता है कि गोलाकार होता है। तो पानी का बूंद जो गोलाकार होता है वो किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। दूसरी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पेड़ में जो पानी ऊपर जाता है, जो काम जाइलम करता है पानी को जड़ से ऊपर ले जाने का काम, बायोलॉजी में पढ़िएगा, तो वो पानी ऊपर जाता है वो किसकी वजह से जाता है? वो भी सरफेस टेंशन की वजह से जाता है, ये या कैपिलरी कहिए उसकी वजह से जाता है, किसी तत्व की वजह से जाता है। ठीक है, या तेल जो होता है वो बाती में ऊपर चढ़ते जाता है, वो किसकी वजह से? कैपिलरी की वजह से होता है। तो ये सभी क्वेश्चन क्या होते हैं कि इससे पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें दे दिया है कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। जैसे मान लीजिए कि टिश्यू पेपर ही ले लीजिए, कहीं स्याही अगर गिर गया, टिश्यू पेपर को वहां पे रखिएगा तो क्या होगा कि वो स्याही जो होता है उसके अंदर जो है क्या होता है कि सोख लेता है अपने अंदर। ठीक है, तो वो किस वजह से सोखता है, उसका कारण क्या होता है? देखिए उसका कारण ये चीजें होता है कि कैपिलरी क्रिया उसमें होती है। क्या होती है? कैपिलरी क्रिया। कैपिलरी क्रिया की वजह से क्या होता है कि वो अंदर उसके जो है सोखता चला जाता है। ठीक है, कैपिलरी क्रिया में क्या होता है कि जल के छोटे छोटे जो है क्या होता है कि बूंद होते हैं, ये छोटे छोटे बूंद एक दूसरे से क्या होता है कि अटैच होते चले जाते हैं और वो जो है आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि कैपिलरी की क्रिया होती है, और इसी की वजह से क्या होता है कि ये जो स्याही ब्लॉटिंग पेपर का जो होता है वो स्याही को आसानी से सोख लेता है। ठीक है, ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में देख लीजिए 2016 में रिपीट किया जा चुका है 2 बार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ही है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, कहता है कि मिट्टी का तेल, लालटेन, बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण जो है ऊपर चढ़ता है। तो आपको अभी थोड़ा देर पहले बता दिया है कि लालटेन के बत्ती में जो तेल ऊपर जाता है वो किस वजह से जाता है? वो जाता है किसी तत्व की वजह से। ठीक है,
तो ये आपका क्या होगा, सेकेंड नंबर के जो होगा आंसर वो करेक्ट होगा। वो किसी तत्व की वजह से क्या होता है कि तेल जो होता है वो बाती में ऊपर चढ़ता चला जाता है, ठीक है। या कभी कभी ये भी देता है कि मिट्टी में जो पानी सोखता है वो किस वजह से सोखता है, तो वो भी जो होता है उसमें किसी तत्व की ही क्रिया होती है, जिस वजह से मिट्टी जो होता है वो पानी को आसानी से ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 में, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं या रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे दिया है कि एक द्रव की बूंद संयोजित हो जाती है। संयोजित कहने का मतलब क्या होता है, द्रव की बूंद जो होता है एक क्या होता है कि एक निश्चित आकार ले लेती है, ठीक है। उसका साइज देखिएगा तो गोल आकार का ही होगा, ऐसा नहीं कि लंबा हो जाएगा, चाहे इस तरह का होता है, गोल आकार का एक संयोजित हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसके कणों का आकर्षण जो होता है इसके संभवतः क्षेत्र जो होता है न्यूनतम करती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? देखिए, ये जल का जो ये बूंद होता है, ये पानी का जो बूंद होता है, तो ये क्या होता है कि संयोजित हो जाता है। संयोजित होता है तो इसका कारण क्या होता है? संयोजित इसलिए हो जाता है क्योंकि इस पे क्या होता है ना कि इस पे जो है आपका एक ये बल लगता है चारों ओर, ठीक है। ये चारों ओर क्या होता है कि इस पे बल लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, संयोजित होता है, और इसका आकार जो होता है वो क्या होता है कि गोलाकार हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पे जो बल लगता है उसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से ही क्या होता है कि ये गोलाकार हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होता है कि गोलाकार होता है पानी का बूंद। जैसे आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए, एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2017 में। देखिए, जैसे कि ये पानी का बूंद हो गया, तो इसके अंदर में क्या होता है कि इसके अंदर में ये सेंटर होता है, तो हर जगह से क्या होता है कि इस पे जो है क्या होता है कि सरफेस टेंशन जो होता है क्या होता है कि अप्लाई होते रहता है। ये सरफेस टेंशन एक बल क्या होता है कि इसकी ओर तनाव होता है, वो तनाव क्या होता है कि जल की बूंद जो है ये अप्लाई होते रहता है इस पे। इसी वजह से क्या होता है कि पानी की बूंद जो होती है वो गोलाकार हो जाती है, ठीक है। तो ये है, पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, कहता है जल की गिरती हुई बूंद किस गुण धर्म के कारण गोलाकार होता है। अभी आपको बता दिए है किस गुण धर्म के कारण होता है, तो ये पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। ये जेईई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब क्वेश्चन वही है, पूछने का सिर्फ तरीका अलग है। तो इस तरह से मतलब कि बदल करके क्वेश्चन पूछता है, उसका मीनिंग एक ही होता है, और आंसर भी वही है कि जल के पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होता है कि वो गोलाकार होता है। अगला देखिए, अब द्रवों के प्रवाह यानी कि फ्लो ऑफ लिक्विड्स है, इसके बारे में मतलब द्रव का प्रवाह जो होता है वो कैसे होता है, किस तरह से होता है, जिसे बर्नौलिस का थ्योरम भी पढ़ना होता है, बर्नौलिस के बारे में भी पढ़ना है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये चीजें ध्यान रखना है। देख लीजिएगा इसका क्वेश्चन, या आर्किमिडीज का सिद्धांत भी है, उसमें ही पढ़ना होता है। आपको दे दिया है कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव के आंशिक रूप से भरा गया है, ठीक है। और निम्नलिखित में से टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा जो है कथन सत्य होगा। जैसे मान लीजिए कि एक जो है ये ले लेते हैं, हम टैंक ले लेते हैं, इसमें अगर मान लीजिए कि पानी भरा गया है, पानी भरा गया है, तो पानी अगर मान लीजिए कि अगर इधर आपको गिराना है, इधर अगर पानी अगर मान लीजिए कि गिराना है, तो इसका जो होगा सतह किस ओर होगा। पानी अगर आगे से गिर रहा है तो ये पिछला सतह पानी का क्या होगा या अगला सतह पानी का क्या होगा, ये चीजें हमें ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, पहला नंबर कहता है कि द्रव की सतह की गति, यानी ये जो सतह की गति जो होगा सो कहता है दिशा में गिरता है, सतह की गति के दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठ जाता है। मतलब अगर पानी अगर आगे की ओर अगर हम गिरा रहे हैं तो यह इसी डायरेक्शन में, पानी का सतह जो होगा इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसका पिछला भाग जो होगा, ये पिछला भाग पानी का जो होगा ये ऊपर उठ जाएगा। क्या ये सही है? तो जी बिल्कुल सही है, ये आपका करेक्ट आंसर है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर बाल्टी ही ले लेते हैं, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, बाल्टी को अगर पानी से नीचे गिराइएगा तो उसका जो होता है पिछला सतह जो होता है बाल्टी का पानी का, वो पानी उठ जाता है, निचला सतह जो पानी क्या होता है कि नीचे गिरते रहता है। तो जहां से पानी गिरता है वहां का सतह जो होता है वो नीचे होता है। क्या होता है? वो नीचे होता है। या जहां पानी नहीं गिरता है उसका सतह क्या होता है कि ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। जैसे कि यहाँ है, अगर इसको आगे अगर पानी यहाँ लीकेज कर दिया जाए तो यहाँ से पानी ये जो है गिरना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये सतह पिछला क्या होगा कि ये उठा हुआ रहेगा पानी का, ठीक है। तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि पानी यहां से गिरेगा और यह सतह डाउन रहेगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, कहता है कि आदर्श तरल पदार्थ होता है, ठीक है। आदर्श तरल पदार्थ यानी कि कोई भी लिक्विड जो होता है वो आइडियल कब कहलाता है। देखिए, कोई भी लिक्विड आइडियल कब कहलाएगा, ये चीजें जान लीजिए। जब उस पर क्या होगा कि पानी अगर बह रहा है तो उसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि घर्षण नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये चीजें हैं। दूसरी कंडीशन ये चीजें होना चाहिए
कि वह जो है लिक्विड जो होगा वो सॉलिड में नहीं आना चाहिए, किसी भी तरह से सॉलिड में नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना है ये चीजें, सॉलिड में नहीं आना चाहिए या जेल के रूप में नहीं होना चाहिए। किसके? जेल के रूप में नहीं होना चाहिए। तब वो क्या कहलाता है आपका कि आदर्श लिक्विड यानी आदर्श तरल पदार्थ कहलाता है। तो ये जान लीजिए कि घर्षण रहित है, मतलब कि घर्षण नहीं होना चाहिए। असंपीड़ित मतलब कि जेल के रूप में भी नहीं होना चाहिए, संपीड़ित के रूप में असंपीड़ित होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि ये 4th नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। ये आरआरबी के एसएसई के एग्जाम में पूछा गया जा चुका है। एसएसई का पहले एग्जाम होता था, लेकिन अब एसएसई का एग्जाम नहीं होता है। एसएसई कहने का मतलब ये होता है कि सीनियर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीनियर सेक्शन और इंजीनियर ये होता है। इसका पहले वैकेंसी आता था, लेकिन अब वैकेंसी क्या कर दिया गया है कि इसको बंद कर दिया गया है। अब क्या होता है कि रेलवे में क्या होता है कि प्रमोशन के दौरान इसको क्या होता है कि पोस्ट दिया जाता है। अब इसकी वैकेंसी ओपन रूप से आती नहीं है वैसे, ठीक है। एसएसई के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बड़ा पोस्ट होता है। एसएसई कब बनता है आदमी? जब मान लीजिए कि आप जो है सपोज दैट कि अगर जेई के पोस्ट पे आप आए हैं तो ऊपर अगर जाइएगा, अगर एक प्रमोशन आपको मिलेगा तो एएससी में बनिएगा, फिर दूसरा प्रमोशन जब मिलेगा तो आप एससी में जाइएगा, जब तीसरा प्रमोशन मिलेगा तब आप एसएसई में जाइएगा। सोचिए, चौथा पोस्ट आपको प्रमोशन मिलने के बाद जो है एसएससी में जाते हैं, ठीक है। तो इतने बड़े पोस्ट में जाकर के ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो कब पूछा गया है? 2014 में। 2014 में एग्जाम होता था, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होता था। अब इधर जो है इसको क्या किया गया है कि ओपन भर्ती में इसको नहीं लाया जाता है, ओपन भर्ती से नहीं निकाली जाती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होती है वो बीटेक ही होती है, ध्यान रखना है। तो अब तक खैर इसको नहीं आती है, तो ये चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट दे दिया है कि यदि एक बांध में जल की गहराई अगर h है और a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, t बांध की क्या है कि मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला जो है दाब किस प्रकार होगा? मान लीजिए कि कोई बांध है, पानी का बांध है इस तरह से, यहां पे क्या है कि पानी जो है स्टोर है, पूरी रूप से पानी स्टोर है। तो ये जो दीवार है, ये दीवार पानी का, चाहे ये दीवार है, तो इस पे जो दाब लगेगा, तो वो दाब लगेगा तो किस कंडीशन को अप्लाई करेगा ये हमें जानना है। ये दाब किस पे अप्लाई होगा ये हमें चुनना है। अगर पानी की गहराई दे दिया है, इसमें h है और इसका जो एरिया है वो a है और इसकी जो मोटाई दे दिया है वो t दे दिया है, ये चीजें है। देखिए इसमें आपको बताते हैं कि दाब जब भी लगता है पानी का, पानी पर जब भी ये दीवार पे जब दाब लगेगा तो वो डिपेंड किस पे करेगा? पानी पे करेगा। पहली नंबर चीजें कि पानी पे डिपेंड करेगा, वाटर पे डिपेंड करेगा कि वो पानी कितना है। अगर ज्यादा पानी है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, कम पानी है तो कम प्रेशर लगेगा, सीधी सी बातें हैं। दूसरी चीज है कि पानी की हाइट पे भी डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पानी ले लीजिए, यहीं तक के पानी ले लीजिए या ज्यादा दाब लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पानी पे भी डिपेंड करेगा कि पानी की क्वांटिटी कितनी है और उसका हाइट कितना है, ये दोनों पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर देख लिया जाए, हाइट के स्क्वायर पे होती है, अगर देख लिया जाए तो ये प्रेशर जो होती है वो आपका वाटर जो होती है, वाटर पानी, उसके और हाइट के स्क्वायर के रेशियो में क्या करता है कि डिपेंड करता है। तो इसमें तो इस पे डिपेंड करेगा नहीं, एच पे डिपेंड कर सकता है हाइट पे, लेकिन एरिया और जो है थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती है। इस पे भी डिपेंड करेगी, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, ये हाइट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा कि आपका कोई नहीं होगा, क्योंकि यही इसका क्या होता है कि ये फॉर्मूले होता है, इसी पे डिपेंड करती है। इसको ध्यान में रखना है। अगला नंबर देख लीजिए, ये भी जो है एसएसई के एग्जाम में ही पूछा जा चुका है आपका, ये एसएसई के एग्जाम में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन जो है। सो ये 2014 के पेपर में ही, 14 के बाद जो है इसकी वैकेंसी बंद हुई है। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है आपको कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क को और एक कील को क्या किया जाता है कि रखा जाता है। तो रखने के बाद क्या होता है कि कॉर्क जो होता है वो तैरते रहता है, उसके बाद कील जो होता है वो पानी के नीचे डूब जाता है। इसका कारण क्या होता है? देखिए इसके कारण होता है, इसका डिपेंड जो करता है वो करता है डेंसिटी पे, मतलब कि घनत्व पे करता है, ठीक है। देख लीजिए जैसे मान लीजिए कि आप बीकर है, चाहे कोई भी पानी उनी है, उसकी बातें कर लेते हैं यहाँ पे कि पानी है। अगर मान लीजिए कि ये कॉर्क है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये कॉर्क अगर यहाँ पे तैर रही है, तो ये तैरने का इसका रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी होता है। डेंसिटी कहने का मतलब कि घनत्व होता है, ध्यान रखना है ये चीजें। क्या होता है? घनत्व। अब क्या किसका घनत्व ज्यादा होगा, किसका घनत्व कम होगा, जिसकी वजह से वो तैरेगा? तो ये चीजें ध्यान रखना है, ये चीजें कि तैरता कौन है। तैरता है ये कॉर्क,
कॉर्क तरता है तो इसका डेंसिटी जो होगा वो कम होगा, और पानी का डेंसिटी क्या होगा कि ज्यादा होगा। ध्यान रखना ये चीजें, पानी का डेंसिटी क्या होगा, पानी का डेंसिटी वो ज्यादा होगा। और जिस दिन डेंसिटी कॉर्क का ज्यादा हो जाएगा पानी से, उस दिन ये कॉर्क क्या होगा कि पानी में डूब जाएगा। ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा, कॉर्क का डेंसिटी यानी घनत्व जो होगा वो कम होगा, और कील का घनत्व क्या होगा कि पानी में डूब जाता है, मतलब कि पानी से घनत्व उसका ज्यादा हो जाता होगा, इसलिए डूब जाता है। तो ये उस पर डिपेंड करता है। ये कहता है इसमें कि कॉर्क का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक होता है, अधिक नहीं होता है। अधिक होता तो ये डूब जाता है। दूसरा नंबर कह रहा है कि लोहे के कील का घनत्व जो होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है। ये सही है, कील का घनत्व जो होगा वो पानी के घनत्व से अधिक होगा, जिस वजह से वो कील क्या होगा कि पानी में डूबेगा। अगर कम होगा तो वो तैरता रहा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड नंबर आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा चुका है 2018 के एग्जाम में। अब देख लीजिए, जैसे कि आपको बता देते हैं। हाँ, इसको देख लीजिए, जैसे कि आपको यहां पे ये दे दिया गया है कि ये कील है, ये पानी में अगर डूब गया है तो ये कील जो पानी में डूबा है, तो ये कील का डेंसिटी बता देते हैं। ये कील हो गया और ये पानी हो गया। पानी का डेंसिटी क्या होगा कि ज्यादा होगा, एक कम होगा। पानी का डेंसिटी यहां पे क्या होगा कि कम होगा, और इसका डेंसिटी जो होगा वो क्या होगा कि ज्यादा होगा, इसलिए यह पानी में क्या हो गया कि आराम से डूब गया। ये कंडीशन है। दूसरा ये जान लीजिए कि ये कॉर्क है, ये कॉर्क है और ये पानी है। यहां पे कंडीशन क्या हुआ होगा, यहां पे कंडीशन ये चीज हुई होगी कि कॉर्क का डेंसिटी जो है, इसका डेंसिटी ये कम होगा, किससे, पानी से, और इसका डेंसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा, पानी का डेंसिटी ज्यादा होगा, जिस वजह से क्या होगा कि कॉर्क ऊपर तैर रहा है और पानी के नीचे नहीं आ पाया है। ठीक है, तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखना है। और दूसरा ये भी सवाल पूछा जाता है डेंसिटी पे कि बादल जो होती है वो क्या होता है कि आकाश में तैरती रहती है, इसका कारण क्या है। अब वही बादल क्या होता है कि पानी के रूप में जब आती है तो वो नीचे गिर जाती है। देखिए, इसका भी कारण होता है डेंसिटी। बादल जो हवा में ऊपर रहती है तो वो तैरती रहती है, क्योंकि उसका घनत्व जो होता है वो वायु के घनत्व से समझिए कि कम होता है, इस वजह से ऊपर आकाश में वो तैरती रहती है। ठीक है, और जैसे ही संघनित होती है वैसे क्या होता है कि वो पानी के रूप में आती है, तो उससे पानी के रूप में जब आती है तो वायु के डेंसिटी से उसका डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से वो नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अगला देखिए, कहता है बर्नौली प्रमेय डैश के संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित होती है। बर्नौली थ्योरम के बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। देखिए, बर्नौली थ्योरम जो होती है वो किस सिद्धांत पे काम करती है, वो काम करती है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। किसके, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2019 में। अब देखिए, बर्नौली थ्योरम काम कैसे करती है। बर्नौली थ्योरम के बारे में अगर पढ़े होइएगा तो शायद आपको पता होगा कि बर्नौली थ्योरम जो होती है उस पे प्रेशर लगता है जो है, तो प्रेशर जो होती है उसके वेलोसिटी के क्या होती है कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब ये कहने का मतलब ये चीज होता है कि अगर आप वेलोसिटी को बढ़ा दीजिएगा, मतलब वेलोसिटी उस पर बढ़ेगा तो उसका दाब क्या होगा कि कमेगा, और अगर दाब अगर मान लीजिए कि बढ़ा दीजिएगा तब वेलोसिटी क्या होगा कि कम जाएगा। ये बर्नौली थ्योरम कहता है, जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि स्प्रे करने वाला कोई मशीन ले आइए, तो स्प्रे करने वाला होता है तो उसका ट्रिगर होता है। ट्रिगर जैसे ही दबाइएगा उसके अंदर क्या होता है कि स्प्रे तेजी से निकलता है, क्योंकि ट्रिगर दबाते ही क्या होता है कि उसके अंदर का जो प्रेशर होता है उसको रिलीज करता है, प्रेशर कम कर देता है। अब प्रेशर कम होते ही क्या होता है कि वेलोसिटी जो होता है उसका स्पीड बढ़ जाता है, तो पानी का स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, तो जितने भी स्प्रे देख रहे हैं वो बर्नौली थ्योरम के सिद्धांत पे ही काम करता है। तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखना है। यहां पे इसका क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर जो होगा, यहाँ पे इसका प्रेशर जो होगा वो क्या होगा कि कम होगा, लेकिन वेलोसिटी जो होगा वो पानी का क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा पानी का वो ज्यादा होगा। ध्यान रखना है ये चीजें। यहां पे क्या होगा कि यहाँ पे प्रेशर जो होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इसका प्रेशर जो होगा यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ पे वेलोसिटी जो होगा, ये पानी का वेलोसिटी पानी का क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है। ध्यान रखना है ये चीजें। एरिया भी डिपेंड करता है, एरिया जो होता है वो वेलोसिटी के क्या होता है कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख लीजिए, ये स्प्रे गन हो गया, तो इसमें क्या होता है कि पेंट भरा होता है। इसमें क्या होता है कि पेंट होता है, एयर भी होता है। पेंट प्लस क्या होता है कि एयर होता है, और एयर जब रहता है तो ये चीजें ध्यान रखना है। एयर क्या करता है कि इसके अंदर क्या करता है कि प्रेशर बना करके रखता है, इसके अंदर क्या करता है, प्रेशर बना करके रखता है, प्रेशर।
यहां पे क्या होता है कि ट्रिगर होता है, ये ट्रिगर होता है। ये ट्रिगर को जैसे ही दबाता है वैसे क्या होता है कि प्रेशर यहां से क्या होता है कि रिलीज होता है, रिलीज होता है तो प्रेशर रिलीज होगा तब प्रेशर कम होगा, दाब क्या होगा कि कम होगा, और दाब कम होते ही पानी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इसका जो होगा वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये चीजें, ये बर्नौलीज थ्योरम के सिद्धांत पे ही क्या करता है कि काम करता है। नेक्स्ट अगला जो है आपका क्या है कि वोयेंसी फोर्स के बारे में दे दिया है, वोयेंट फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब कि उत्प्लावन बल कहते हैं, उसके बारे में इसमें भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। जो आर्किमिडीज के सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं वो देखिए, इसमें आपको बताते हैं, दे दिया है क्वेश्चन कि ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन 2022 में। ठीक है, देखिए इसमें ये चीज दे दिया है कि द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से, पूर्णतः आंशिक कहने का मतलब कि पूरी तरह से या थोड़ी भी अगर डूबी हो पानी में तो उसके बारे में है कि डूबे हुए कहता किसी पिंड के ऊपर लगने वाले उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। क्या? आर्किमिडीज के सिद्धांत से। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि मान लीजिए कि ये पानी है, क्या है कि अगर पानी है, पानी में क्या होता है ना कि अगर कोई वस्तु अगर आप डुबा रहे हैं, कोई वस्तु अगर पानी में डुबा रहे हैं तो ये क्या होगा कि जितना भी इसका पार्ट अगर पानी में डूबता है उतना ये क्या करता है कि पानी को विस्थापित कर देता है, पानी को हटा देता है। ठीक है, पानी को हटा देता है। जितना पानी हटाता है उतना पानी जो होता है इसका क्या होता है कि वेट होता है। क्या होता है? इसका वेट होता है हटाए गए पानी के, ये हटाए गए पानी के वेट के बराबर होता है। ध्यान रखना है ये चीजें, वस्तु का जो होगा सो। इसके बाद जो है ये क्या करता है कि यहाँ पे उत्प्लावन बल क्या करता है कि काम करता है, जिसके वजह से क्या होता है ना कि वस्तु क्या होता है कि हल्का प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये चीजें होता है, इसको ध्यान में रखना है। अगला नंबर देखिए, कहता है कि उत्प्लावन बल सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत को पहचान करने के लिए श्रेय जो है किस वैज्ञानिक को दिया गया था? तो वो थे आर्किमिडीज ही वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने नाम पे ही इस सिद्धांत को नाम रख दिया था। ठीक है, एएलपी के एग्जाम में पूछा गया है और एनटीपीसी के एग्जाम में, दोनों के एग्जाम में 2018 में एक पूछा गया है, एक 2016 में ये क्वेश्चन, दोनों एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। इसलिए क्या है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, पीवाईक्यूज पढ़नी चाहिए, एक बार पढ़ लेने से एक आइडिया लग जाता है कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये जहाज है, ये पानी में अगर उतरता है, तो पानी में अगर उतरता है ये जहाज, तो ये जहाज क्या होगा कि मान लीजिए कि इस जहाज की जो मास होगी उसकी कैपेसिटी कितनी है? 50,000 जो है टन है। अगर ये पानी में अगर आती है तो ये क्या करेगी? पानी को विस्थापित कर देगी। कितना? जितनी इसकी कैपेसिटी है जहाज की उतनी पानी को विस्थापित करेगी। ठीक है, तो ये कितना विस्थापित कर देगी पानी को? 50,000 टन पानी को विस्थापित कर देगी। जैसे ही पानी में उतरेगी वैसे 50,000 टन जो है पानी को विस्थापित करेगी। और उसके बाद जो है इसके अंदर क्या होता है कि उत्प्लावन बल क्या करता है कि काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो है ये पानी में आराम से तैरती रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कि कील है, क्योंकि इसका सरफेस क्या है कि चौड़ा बनाया गया है, चौड़ा बनाया गया है तभी इस पे क्या होता है कि उत्प्लावन बल काम करता है, नहीं तो नहीं करता। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो है क्या होता है कि कील होता है, तो कील क्या होता है कि उसका सरफेस जो होता है वो क्या होता है कि चौड़ा नहीं होता है, तो उस आकार में क्या होता है कि वो जो है उत्प्लावन बल उस पर काम करता नहीं है और आसानी से वो डूब जाता है। दूसरी चीज है कि उसका डेंसिटी भी होता है, तो पानी के डेंसिटी से क्या होता है कि ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पानी में डूब जाता है। तो 2-3 चीजें हैं जो उस पर काम करती है, आसानी से उसको तैरने में मदद करती है। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे, लेकिन अभी और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। तो जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बाकी जिन लोगों को टेस्ट देना होगा ग्रुप डी के लिए तो दोस्त टेस्ट भी लगा लीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन आपको बता ही दिए हैं, एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। यहीं पे क्या होता है कि आपका टेस्ट चलते रहता है। ठीक है, तो टेस्ट ये लगाते रहिएगा कंटिन्यू, क्योंकि टेस्ट एप्लीकेशन पे क्या होता है कि कंटिन्यू रेगुलर जो है यहाँ पे जीएस के लिए टेस्ट चलते रहता है। ठीक है, तो जाइए जाकर के जो है डाउनलोड कर लीजिए। बाकी इस सबका अगर पीडीएफ लेना हो तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। उसी टेलीग्राम पे क्या करेंगे कि सारे पीडीएफ जो है सेंड कर दिए जाएंगे, वहां से आप लेकर के रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल में दोस्त इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद दोस्तों।